हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स एक बहुत ही बड़ा बल, एक बहुत ही बड़ा वास्ट एरिया होता है फिजिक्स में, लेकिन हम फोर्स के बारे में आज एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। भाई हम सबको पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए, फोर्स के बारे में दो कॉन्सेप्ट हमने पहले ही पढ़ रखे हैं। पहला तो फोर्स का परिभाषा, डेफिनेशन, और दूसरा जो हमने पढ़ा है इसका डेरिवेशन या सूत्र की व्युत्पत्ति। डेफिनेशन देता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जबकि डेरिवेशन देता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। ये तो हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने एक्सप्लेन भी किया था इस चीज को। भाई अगर हम लोग यहाँ पर ये एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट में या मोमेंटम के कॉन्सेप्ट में सॉल्व करते, तो भाई मोमेंटम इज इक्वल टू mv के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इसमें सॉल्व की है। अभी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी देखे हैं, है ना। काफी सारी इसके सूत्र का भी डिराइव भी किए थे हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ में। तो हम लोग इस फोर्स के बारे में देखते हैं। देखिए, दो तरह का क्वेश्चन आएगा। पहला, फोर्स के कितने टाइप होते हैं, और दूसरा मैं बताने जा रहा हूं फोर्स के फॉर्म, यानी कि फोर्स के बल के प्रकार और दूसरा उसका स्वरूप। देखिए, जब भी क्वेश्चन आएगा कि बल के कितने प्रकार हैं, तो आप सिर्फ आंसर कीजिएगा बल के 4 प्रकार हैं। और उस चारों प्रकारों में पहला प्रकार होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड जो है हमारा वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए, इस क्रम में लिखने के पीछे कारण है। भाई अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 मानकर चलते हैं, 1 न्यूटन है सपोज, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स के बीच में रिलेशन कितना होता है, तो ये देखते हैं। भाई अगर ये 1 है तो वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 टू द पावर 25 होगा। मतलब सोच सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज्यादा पावरफुल होता है। एक न्यूक्लियस जिसका जो रेडियस भी अगर हम लोग लेके चलें तो वो 10 टू दी पावर -16 मीटर के आसपास होता है। मतलब सोच सकते हो वीक न्यूक्लियर फोर्स किस आपके इंटरवल में लगता है, 10 टू दी पावर -16 मीटर इंटरवल पे लगता है। और ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है किसके तुलना में, ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में। इसके बावजूद सोचो, एक एटम आप रेगुलेट कर रहे हो वो अपने हाथों से, पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आपको अपने अर्थ के सरफेस पर खींच के रखा हुआ है। कारण यह है कि अर्थ का मास ज्यादा है, मास यहाँ पे इफेक्टिव हो जाता है। बट याद रहे, इसके तुलना में ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। यदि मास का ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके बीच का जो डिस्टेंस कितना होता है, तो ये होता है इन्फिनिटी। अनंत पे रखे हुए ऑब्जेक्ट के बीच में भी अट्रैक्शनल फोर्स लग रहा होता है। और देखिए भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से और कितना पावरफुल होता है, तो ये होता है 10 टू दी पावर 36 टाइम मोर देन, मतलब इसकी तुलना में और ज्यादा पावरफुल है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी और ज्यादा पावरफुल 38। यानी कि अगर आपको इन सभी को एक क्रम में व्यवस्थित करने कहा जाए तो सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और सबसे स्ट्रांग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इस प्रकार से आपका ये रहे 4 टाइप के फोर्स, और इन चारों टाइप के फोर्स को हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब मैंने कहा था कि भाई बल के स्वरूप, जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे एट्रैक्शन आकर्षण, रिपल्सन, है ना, पुल खिंचाव, पुश धक्कन, ठीक, फ्रिक्शन, टेंशन, ठीक है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपका एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, ये सारे के सारे जो हैं बल के टाइप नहीं बल्कि बल के फॉर्म है, आपके फोर्स के फॉर्म है। तो हम जो है फोर्स के फॉर्म भी पढ़ेंगे और फोर्स के टाइप भी पढ़ेंगे। तो फोर्स के फॉर्म में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मोशन जो छूटा हुआ है वो है सर्कुलेटरी मोशन। और सर्कुलेटरी मोशन में 2 तरह का फोर्स जो लगता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो भाई हम बात कर रहे हैं कि भाई कोई भी चीज जब एक ही रास्ते को बार बार फॉलो करे तो हम उसको बोलते हैं भाई पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति, एक ही रास्ता बार बार फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप एक पत्थर को रस्सी से बांध देते हैं और बांधने के बाद अपने हाथ से पकड़कर उसको गोल गोल घुमाते हैं।
ऐसे में ये ऑब्जेक्ट इसी रास्ते को बार बार फॉलो करता है। इसका मतलब ये कैसा है, एक टाइप का पीरियोडिक मोशन है। लेकिन हम देखेंगे तो ये सर्कुलेटरी मोशन है। तो सर्कुलेटरी मोशन इज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन। मोशन का इनिशियल पार्ट, आपको इनिशियल सेक्शन याद कीजिएगा। देखिए भाई, यहाँ पर दो तरह का फोर्स काम कर रहा है। हमको पता है जब सर्कुलेटरी मोशन होता है तो दो तरह का फोर्स काम करता है। चलिए उसको हम देखते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल। भाई दोनों में हम लोग बेसिक डिफरेंस सबको पता है। ऐसा फोर्स जो कि सर्कुलेटरी मोशन में सेंटर की ओर, एक्सिस की ओर लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं टुवर्ड्स एक्सिस या टुवर्ड्स सेंटर। यही जो सेंटर से बाहर की ओर लगे उसको हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड एक्सिस या आउटवर्ड सेंटर। चलिए भाई हम देखते हैं क्या हमारे पास डेली लाइफ में सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई डायरेक्ट एग्जांपल है। चलिए देख लेते हैं भाई। यहाँ पर तो आपका ये ऑब्जेक्ट घूम ही रहा है, ये पत्थर जो है इस सर्कुलेटरी पाथ में घूम ही रहा है। यानी कि ये आपका हाथ हो गया एक्सिस और ये हो गया उसका सर्कुलेटरी पाथ। देखिए जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये पत्थर दूर भागने का प्रयास करेगा, लेकिन ये रस्सी जो है इसको भीतर की ओर खींच कर रखेगा। आप चीजों को जब घुमाते हो और जब हम उसको घुमाते हैं तो जितना ज्यादा फोर्स रहेगा उतना ही ज्यादा इस रस्सी में तनाव आएगा। और ये तनाव किस ओर लग रहा है भाई, बॉल को किधर वो खींच के रखा है, अंदर की ओर, सेंटर की ओर। यानी कि यहाँ पर इस रस्सी का जो टेंशन है, तनाव है, ये इसको भीतर की ओर खींच के रखा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है, टुवर्ड द एक्सिस, यहाँ पर भी लगा है। इसी तरह से जब आप किसी सर्कुलेटरी पाथ में यानी किसी रोड के टर्न पे मुड़ रहे हो तो इस रोड का सेंटर कहीं इधर होगा। और इस केस में जब आपको साइकिल या आपका गाड़ी मोड़ना होगा तब आप जो है हल्का सा सेंटर की ओर अपने गाड़ी को क्या कर देते हैं, व्हीकल को झुका देते हैं। और इस झुकाव के कारण गाड़ी के चक्के, पहिए और सड़क के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन, घर्षण। और ये घर्षण जो होता है ये इस चक्के को, पहिए को, व्हील को अंदर की ओर यानी कि सेंटर की ओर धक्का देता है। यानी कि यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन है ये सेंटर की ओर लग रहा है, यानी ये भी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है। दूसरा चीज आपने देखा होगा कि यदि हमारे सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर उसके प्लैनेट्स घूम रहे हैं और ये प्लैनेट्स कभी भी अपने रोटेशन के कारण बाहर की ओर नहीं जाते बल्कि अपने एक्सिस के कारण, एक्सिस में ही बने हुए रहते हैं, अपने परिधि पर ही घूम रहे होते हैं। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इन प्लैनेट्स को अपनी ओर खींच कर रखता है। तो इन सभी जगहों पर, इन सभी टाइप के मोशन में, यहाँ देख रहे हो आप टेंशन, यहाँ देख रहे हो फ्रिक्शन और यहाँ देख रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सभी फोर्स इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक्सिस में बनाकर रख रहा है। कहीं पर भी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज नहीं किया। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा कोई एकदम एक्चुअल फोर्स नहीं होता है। हर वो फोर्स जो चीजों को सर्कुलर पाथ में घुमा दें और एक्सिस की ओर अप्लाई होती हो वो सभी क्या कहलाएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएंगे। आपने कहीं पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई एकदम डायरेक्ट एग्जांपल नहीं देखा। तो भाई इन दीज एग्जांपल्स टेंशन, अनदर इज आपका फ्रिक्शन और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए भाई, मान लीजिए कि मोशन करते करते धागा टूट जाए। इसके टूटने के केस में ये बॉडी बाहर की ओर चला जाएगा। इस केस में अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाए तो हमारा टायर जो है या चक्का जो है, व्हील जो है, बाहर की ओर स्लिप कर जाएगा, मुड़ेगा नहीं। और यहीं पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो ये प्लेनेट कहीं बाहर की ओर निकल जाएगा। यानी कि जब तक ये तीनों फोर्स हैं तब तक आप सर्कुलेटरी मोशन को ऑब्जर्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी सर्कुलेटरी मोशन देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलेटरी मोशन बिल्कुल भी कल्पना नहीं किया जा सकता है।
देखिए भाई, हमको न्यूटन का थर्ड लॉ पता है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट में एक रिएक्शन लग रहा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कभी कभी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी आप ऑब्जर्व कर पाओगे जब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा। यानी कि कब लगता है भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कब लगता है या किधर लगता है, तो हम लोगों को पता है ये लगता है आउटवर्ड दी एक्सिस, यानी अक्ष से बाहर की ओर लगता है। लेकिन जब तक सर्कुलेटरी मोशन था, कोई अपने एक्सिस से बाहर जा रहा था क्या? बिल्कुल नहीं। जब यहाँ टेंशन खत्म हुआ, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हुआ, तब आपको बाहर की ओर मोशन दिखाई दिया। जब यहाँ पर फ्रिक्शन खत्म हुआ, तब आपका टायर स्लिप किया। और जब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हुआ, तब आपका प्लेनेट बाहर की ओर गया। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जिस्ट करते समय आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डायरेक्ट ऑब्जर्व महसूस नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि एक शब्द हम लोग यूज करते हैं और एग्जामिनर कई बार पूछता भी है कि भाई किस फोर्स को स्यूडो फोर्स कहा जाता है या किसको हम छद्म बल के नाम से जानते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नोन एज छद्म बल या स्यूडो फोर्स। और अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जांपल क्या क्या है, आप सभी को पता है कि भाई वॉशिंग मशीन का ड्रायर, यानी जब हम ड्रायर में कपड़ा डालते हैं और वो ड्रायर जब घूमता है तो कपड़ा तो अपने एक्सिस में ही बना रहता है, लेकिन जो पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके लिए स्टॉपेज नहीं मिलता, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह से हम लोग क्रीम सेपरेटर को जानते हैं, जैसे दूध से मक्खन निकालने की मशीन है, उसमें भी आपका इसी थ्योरी से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से निकलता है। साथ ही साथ आप लोगों का जो मौत के कुएं पर करतब दिखाता खिलाड़ी है, वो जैसे जैसे अपनी स्पीड बढ़ाता है वैसे वैसे वो कुएं में ऊपर की ओर उठते चला जाता है। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही वो दीवार से चिपका हुआ अपना करतब दिखा पाता है। तो ये सारे एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो क्या क्या है आपका, पहला तो ये किस डायरेक्शन में लगता है, टुवर्ड्स और आउटवर्ड। दूसरा चीज की ये सर्कुलेशन के लिए मस्ट है, और दूसरा ये तीसरा यहाँ पर आपका ये स्यूडो फोर्स के नाम से जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला भाई याद रखिएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन r, जहां m वो जो सर्कुलेटरी पाथ में घूम रहा ऑब्जेक्ट है उसका मास, वेलोसिटी जिस है ना, जो मास जो आपका मास या ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसका वेलोसिटी, और सेंटर से ये हुआ उसका रेडियस। इसके बारे में हम लोग एक्सेलरेशन की बात याद करना कि भाई कभी भी जो इसका मैं डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि डिटेल से हमको कोई मतलब नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे हमारे कॉम्पिटिटिव में। याद रखिएगा कि हमारा सर्कुलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है, लेकिन हर पॉइंट में उसका डायरेक्शन बदल जाता है। इस कारण से आपका यहाँ पर हर पॉइंट में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अलग अलग होता है, बदलते रहता है, क्योंकि वेलोसिटी एक आपका वेक्टर यूनिट है और जहां पर आपका डायरेक्शन बदल रहा है इसका मतलब वहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा था उसका मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। तो वृत्तीय गति पर या सर्कुलेटरी पाथ पर घूमता हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में होता है, त्वरित गति में होता है। ये याद रखिएगा, दो तरह का त्वरण काम करता है इसमें। ठीक है, आगे हम लोग इसको और एक्सप्लेन करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।